Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 14, Issue of Shares and Distribution of Profits, and fourth video on the topic of Introduction to Prospectus from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. सेकंड सेक्शन है इस चैप्टर का प्रॉस्पेक्टस पे, और उसके अंदर हम आज की वीडियो में जो कवर करेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रॉस्पेक्टस, और जो मज़ीद हमारे एरियाज़ हैं वो हमारी नेक्स्ट 3 वीडियोस के अंदर कवर हो रहे होंगे। प्रॉस्पेक्टस बेसिकली क्या है? अब लॉ की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं ब्रीफली आपके साथ इसको डिस्कस कर लेता हूँ। जब आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी अक्सर एक डॉक्यूमेंट जो है दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। अच्छा, उसमें क्या लिखा होता है कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल्स दी हुई होती हैं कि इनकी फैकल्टी कैसी है, इनकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे जो है इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इनके पास जो हैं फैसिलिटीज़ में लाइब्रेरी कैसी है, लैब कैसी है, अभी तक के जो इनकी अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं, और उस सब के बाद में एंड में एक डिटैचेबल फॉर्म लगा हुआ होता है जिसको एडमिशन फॉर्म कहते हैं। उसको आप फॉर्म को जो है फिल इन करते हैं और उसके बाद सबमिट करवा कर एडमिशन हो जाता है। अब प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में प्रॉस्पेक्टस का रुझान जो है वो रिसेंट टाइम्स में तो काफ़ी कम हो गया। इंटरनेशनली भी यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉस्पेक्टस जो है वो एक अभी भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट समझी जाती है, और इवन पाकिस्तान के अंदर भी कई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले उनकी प्रॉस्पेक्टस बाय करनी होती है। प्रॉस्पेक्टस बाय करने के बाद उसमें से आप जो फॉर्म है उसको डिटैच करके फिल करके उसकी फ़ीस वगैरह पे करके आप जमा करवाते हैं। फिर टेस्ट वगैरह समटाइम्स होता है या इंटरव्यू भी होते हैं, और फिर आपका ये डिसाइड होता है कि आपको एडमिशन मिलेगा आपके रेलिवेंट प्रोग्राम में या नहीं मिलेगा। इसी तरह कंपनीज एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं जब कंपनीज को लोगों से पैसा चाहिए होता है फॉर इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी जो है वो बिजनेस करना चाहती है, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए, लोगों से पैसा मांगने के लिए वो एक डॉक्यूमेंट बनाती हैं विच इज़ कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। उस प्रॉस्पेक्टस में भी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट टीम क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी की अब तक की अचीवमेंट क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ कंपनी पास में डिविडेंड कैसा पे करती रही है, कंपनी ने अभी तक जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं वो क्या थे, और कंपनी ये जो पैसे अब आएंगे इससे आगे क्या करने का इरादा रखती है। तो ये सारी बातें जो हैं वो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होती हैं, और एंड में एक फिर जो है फॉर्म होता है जिसको फिल करके लोग कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्म अगर एक्सेप्ट हो जाता है कंपनी की तरफ से तो फिर शेयर्स अलॉटमेंट हो जाती है, और फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं की जाती। तो ये प्रॉस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो डेफिनेशन लॉ में गिवन है ये अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिफ़िकल्ट लगती है याद करने में, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूँगा ताकि आप इसको बेहतर समझ सकें। So prospectus means any document described or issued as a prospectus, यानी जिस डॉक्यूमेंट को आप कह रहे हो कि ये प्रॉस्पेक्टस है वो भी प्रॉस्पेक्टस है। एंड इंक्लूड्स, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टीजमेंट और ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन और अदर इन्विटेशन, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को कवर किया गया है, ये जो टर्म्स हैं डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टीजमेंट, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन, अदर इन्विटेशन, यानी कोई भी चीज़ जो क्या कर रही हो। तो सेकंड हमारा एरिया आएगा पर्पस। ऑफरिंग टू द पब्लिक, जो पब्लिक को ऑफर कर रही हो, या और एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक, या किसी सेक्शन ऑफ पब्लिक को ऑफर कर रही हो, और इन्वाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, के कंपनी के जो सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ मीन्स शेयर एंड लोन नोट्स, डिबेंचर्स वगैरह ऑफ द कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और एंटिटी, उनके लिए आप ऑफ़र करें या जो है सब्सक्राइब करें कि अप्लाई करें कि आप इस कंपनी के शेयर्स या जो अदर सिक्योरिटीज़ हैं वो ख़रीदना चाहते हैं। तो पर्पज़ आता है कि जी पब्लिक को ऑफ़र कर रहे हो ताकि कंपनी के शेयर्स के लिए वो अप्लाई करें। अदर देन डिपॉजिट्स इन्वाइटेड बाय बैंक and certificate of investments and certificate of deposit issued by NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। असल में अगर आप इस डेफिनेशन को इन 3 डिफरेंट एंगल पर देखेंगे, इसके 3 पार्ट्स करके देखेंगे, तो फिर ये डेफिनेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इन 3 पार्ट्स को नाम देना चाहें तो वो नाम बन जाते हैं। पहला पार्ट है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे प्रॉस्पेक्टस कहा जाए, या कोई डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टीजमेंट, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन या इन्विटेशन जो पब्लिक को ऑफर कर रही हो सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी के लिए। तो पहली चीज़ है कि जी डॉक्यूमेंट की नेचर क्या हो सकती है, उसमें हर टाइप का डॉक्यूमेंट कवर कर दिया गया। फिर पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट बताया गया
कि जो पब्लिक को या सेक्शन ऑफ पब्लिक को इनवाइट कर रहा हो फॉर ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक के फॉर सब्सक्रिप्शन, के सब्सक्राइब करें शेयर्स के लिए या परचेज करें कंपनी की सिक्योरिटीज, कंपनी की, बॉडी कॉर्पोरेट की या किसी भी एंटिटी की। और फिर एक्सेप्शन दी गई है कि अदर देन डिपॉजिट्स इनवाइटेड बाय अ बैंक, कि बैंक अगर कोई डिपॉजिट इनवाइट करता है, बैंक कहता है जी हमारे जो बैंक में आप लोग डिपॉजिट करवाएं, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट होगा उसे प्रॉस्पेक्टस नहीं समझा जाएगा। इसी तरह अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए लोगों को इनवाइट करेगी कि आप हमारी कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लें या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स लें, तो उसको भी प्रॉस्पेक्टस नहीं समझा जाएगा। तो डेफिनेशन के 3 पार्ट्स करके समझें तो आई होप कि ये ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। पहला पार्ट जो है वो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट को कवर कर रहा है, दूसरा पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट को कवर कर रहा है, और थर्ड उन एक्सेप्शंस को कवर कर रहा है कि जिनमें इस डॉक्यूमेंट्स चाहे इन्वाइट कर भी रहे होंगे तो उनको प्रॉस्पेक्टस नहीं समझा जाएगा। आगे चलते हैं। अब प्रॉस्पेक्टस का बेसिक पर्पस क्या होता है? एक तो लॉ में लिख दिया कि जी आप ऑफर कर रहे होते हैं कि ताकि पब्लिक सब्सक्राइब करे आपके शेयर्स के लिए। सो इफ अ कंपनी वांट्स टू इशू सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक, it has to issue a prospectus. This prospectus provides with the relevant information to decide whether they should invest in the company or not. तो प्रोस्पेक्टस का जो मेन पर्पस बनेगा वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन एक पोटेंशियल इन्वेस्टर को दी जाए, जिसकी बेस पर वो फैसला करे कि क्या उसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारे पास टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो टाइमिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस में देखेंगे कि कंपनी कब प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो कंपनी कभी भी कोई प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। अ कंपनी मे इशू अ प्रॉस्पेक्टस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन इट्स लाइफ, एंड अ कंपनी मे इशू शेयर्स टू पब्लिक इन द फ्यूचर एट एनी टाइम। यानी आपने एक बार प्रॉस्पेक्टस इशू की, लोगों को शेयर इशू कर दिए, तो इट डजेंट मीन कि आप दोबारा इशू नहीं कर सकते। कुछ अरसे बाद आप दोबारा बिजनेस की एक्सपेंशन का प्लान बनाते हैं, दोबारा एक प्रॉस्पेक्टस इशू करें और दोबारा शेयर इशू कर लें। A company may issue shares to public before commencement of business. इवन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी शेयर इशू किए जा सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस इशू की जा सकती है। क्योंकि बाज़ कई बिजनेस शुरू से ये आइडिया होता है कि हम पहले लोगों से पैसा लेंगे और फिर बिजनेस शुरू करेंगे। और कुछ बाज़ ये भी हो सकता है कि इनिशियल एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया जाता है, जब वो कुछ बिल्ड हो जाता है फिर लोगों से पैसा लेकर उसको एक्सपेंड किया जाता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड्स आफ्टर द पर्पज इज फुलफिल्ड। यानी प्रॉस्पेक्टस जो है वो एक कोई परपेचुअल डॉक्यूमेंट नहीं है। एक आपने प्रॉस्पेक्टस इशू की, उसके अगेंस्ट शेयर वगैरह इशू हो गए, लॉट हो गया, सब्सक्राइब हो गया, काम खत्म हो गया, तो प्रॉस्पेक्टस एंड हो गई। उसके बाद एक जब आइंदा कभी शेयर इशू करने होंगे तो एक नई प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे। इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स परमानेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। यानी कंपनी एक बार मेमोरेंडम रजिस्टर्ड करवाती है तो वो हमेशा ही उसका एक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं कि ये इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, या और इसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट है लॉ में शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का। ये एज सच इतना कॉमन तो नहीं है अभी तक पाकिस्तान में, और इसकी कोई एज सच एग्जांपल भी मुझे नहीं मिली। लेकिन इस पे अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और वो ये है कि बाज़ एक कंपनी एक से ज़्यादा बार लोगों से पैसा लेना चाह रही होती है और वो बार बार प्रॉस्पेक्टस के कंप्लीट प्रोसीजर को अवॉइड करना चाहती है, तो उसके लिए लॉ ने एक ऑप्शन दिया है कि अ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इज सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट अलाउइंग कंपनीज टू मेक मल्टीपल ऑफरिंग। यानी एक बार डॉक्यूमेंट बनाएंगे और कई बार उसके अंडर शेयर इशू कर लेंगे। डिस्क्लोज इन द ऑफरिंग डॉक्यूमेंट, जो उसमें बताए गए होंगे, विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम एंड सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब कंडीशन। जो उसकी कुछ कंडीशन SECP स्पेसिफाई कर देता है और टाइम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 6 मंथ का टाइम है या 1 ईयर का टाइम है कि 1 ईयर में कंपनी 3 टाइम्स शेयर इशू कर सकेगी उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर। तो ऐसी प्रॉस्पेक्टस को शेल्फ प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है, जो एक ही प्रॉस्पेक्टस के अंडर आप एक से ज़्यादा बार शेयर्स ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को। फिर शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जो होती है उसका सप्लीमेंट भी इशू किया जाता है। सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्रॉस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं होती, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का जो पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये तो चेंज नहीं हो रही। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करने की भी ज़रूरत होती है, जैसे अगर टाइम गुजर गया और इस दौरान मजीद डिविडेंड पे किया गया तो वो क्या था, कंपनी ने मजीद अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या एडवांसमेंट की है, कंपनी के हो सकता है कि कोई डायरेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो गए हों तो उनकी क्या डिटेल है, तो ये कुछ अपडेशन भी देने की ज़रूरत होती है। तो वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक एडिशनल छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है विच इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट टू द प्रॉस्पेक्टस। A supplement to the prospectus invites the general public for subscription of the securities earlier offered to the public through shelf prospectus.
तो सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस फॉर ईच ऑफरिंग कंटेन्स अपडेटेड डिस्क्लोजर, ये इसका मेन पॉइंट। फिर क्या प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले रजिस्ट्रार के पास जमा करवाया जाएगा, इसकी एक रिक्वायरमेंट है, ये कंपनीज एक्ट से रिक्वायरमेंट है। वरना हम जो प्रोस्पेक्टस के बारे में ज़्यादातर बातें पढ़ रहे हैं वो सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 से हैं। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी अनलेस ऑन और बिफोर द डेट्स ऑफ इट्स पब्लिकेशन a copy thereof signed by every person who is named therein as director or proposed director of the company has been filed with the registrar। तो प्रोस्पेक्टस को तब तक इशू नहीं किया जाएगा, पब्लिकेशन नहीं की जाएगी जब तक कि पब्लिकेशन की डेट पर या उससे पहले एक उसकी कॉपी साइन करके बाय डायरेक्टर्स एंड प्रपोज डायरेक्टर्स रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाई जाए। और इस पर है इन केस ऑफ कंट्रावेंशन कंपनी एंड एवरी पर्सन हु इज पार्टी टू द इशू, पब्लिकेशन और सर्कुलेशन यानी जो भी उसमें इन्वॉल्व है, शैल बी लायबल टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग ऑफ लेवल 2। लेवल हमने स्टैंडर्ड स्केल डिस्कस किया था, सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड स्केल डिस्कस किया था कि लेवल 1 की पेनल्टी कम होती है, लेवल 2 की उससे ज़्यादा होती है, लेवल 3 की बहुत ज़्यादा मिलियंस में हो जाती है। तो लेवल 2 की पेनल्टी है ऑन द स्टैंडर्ड स्केल अगर ऐसा नहीं किया जाता। फिर रिस्क फैक्टर्स, एक जो रिवाज है अथॉरिटीज़ का, अथॉरिटीज़ यहाँ पर मुराद है SCCP। So it is customary for the authorities to require the company to arrange and write the risk factors separately in prospectus। तो अक्सर SCCP की बल्कि हमेशा ही ये रिक्वायरमेंट होती है कि एक कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर रिस्क फैक्टर्स को क्लियरली मेंशन करे कि अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, ताकि एक इन्वेस्टर जो है उन रिस्क को सामने रखते हुए इन्वेस्टमेंट करे, उसकी अननेसेसरी हाई एक्सपेक्टेशंस ना हो। All the factors that could be risky for investment in the company are written, and readers of the prospectus are specially advised to read the same before making any investment decision। तो ये बाकायदा अक्सर बिल्कुल फर्स्ट पेज ऑफ प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया जाता है कि जी रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो प्रोस्पेक्टस में इस पेज नंबर पे लिखे हुए हैं और आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले लाजमी उन्हें एक बार पढ़ लें, ताकि जो भी कोई ये फैसला कर रहा हो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो एक बाकायदा कह लें कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर रहा हो, रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए डिसीजन कर रहा हो। अब आगे जाकर जब हम प्रोस्पेक्टस के बारे में काफ़ी सारी बातें पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि प्रोस्पेक्टस का जो प्रोसीजर है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसके ऊपर, जैसे SCCP जो है वो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपना कंट्रोल रख रहा है। तो अथॉरिटीज़ का जो रोल है, क्या वो प्रोस्पेक्टस इशू करने से रोकना है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। बल्कि अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट तो हमेशा ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में जो है ना वो शेयर्स इशू हों, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से यू हैव एन आइडिया कि नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होती है, इकोनॉमी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होंगी जिसमें कि फ्रॉड्स हो जाएंगे, लोगों के साथ वो पैसा लगाएं उसके बाद उनका पैसा डूब जाए, तो फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा और फिर बड़े लंबे अरसे तक इन जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो अथॉरिटीज़ का रोल बेसिकली ये होता है कि वो कोशिश करते हैं कि प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हो वो एक्यूरेट हो और कोई जो है गलत काम ना हो रहा हो, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिक्योर रहें जिस हद तक उन्हें किया जा सकता है, और फिर इस तरह से एक इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो मार्केट में बना रहे। सो द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय SCCP who review it for compliance strictly। अब why they do it strictly? It does not however mean that authorities act just to discourage, ये उनका मकसद नहीं होता the company and its promoter, but it is the duty of authorities to make sure that accurate information is provided to the prospective shareholders or members। तो मकसद जो है वो कंपनी को डिस्करेज करना नहीं है लोगों से पैसा मांगने पे, बल्कि मकसद ये है कि प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर और मेंबर को एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। अब अपेरेंटली तो ये टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोस्पेक्टस कैसी होती है उसको शेयर करना चाहता हूँ। तो हमने ये एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड की एक प्रोस्पेक्टस ली है 2020 की। मैंने बेसिकली गूगल से सर्च करके इसको फाइंड आउट किया। आप भी गूगल से डिफरेंट कंपनीज की प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, और ये वाली प्रोस्पेक्टस स्पेसिफिकली आप एंग्रो की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। सो इसमें से अगर हम पहला सेक्शन थोड़ा सा देखें डिटेल में, तो इसमें आप ये देखें कि रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। फिर ये बताया गया है कि अगर कोई फिक्टिशियस एप्लीकेशन हुई तो वो प्रोहिबिटेड हैं। फिर रिस्क के बारे में एक जनरल पैराग्राफ भी बताया गया।
फिर आगे चलते हैं। सो मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है कुछ चीज़ों के बारे में, अगर उसको हम देखें तो आप देखेंगे कि जी यहाँ पे कंपनी की प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेशन का नंबर है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, किस पर्सन से कॉन्टैक्ट करना है, तो उनकी ईमेल वगैरह सब दिया हुआ है। इशू साइज़ बताया हुआ है कि 300 मिलियन प्रेफरेंस शेयर हैं, ₹10 ईच के, जिसमें से 262,500 ऑफर्ड एंड सब्सक्राइब्ड हैं प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को। ये प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाती है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसको। और उसके बाद जो है ना बाकी जनरल पब्लिक को ऑफ़र हो रहे हैं, और इशू जो है वो थ्रू फिक्स प्राइस मेथड हो रहा है, और इशू प्राइस PKR ₹10 पर शेयर है। ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी है, और उस पर पब्लिक कमेंट जो हैं वो अक्टूबर 21 से अक्टूबर 29 तक लिए गए हैं, लेकिन कोई पब्लिक कमेंट रिसीव नहीं हुए। अगर रिसीव होते तो वो उनकी एक डिटेल भी दे दी जाती। डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्रॉम दिसंबर 17 टू दिसंबर 18 है, दोनों दिन 9 to 5, यानी इस टाइम में आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं शेयर्स के लिए। तो ये फर्स्ट पेज ऑफ प्रॉस्पेक्टस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको ज़रा हम इसलिए डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसमें कंसल्टेंट टू द इशू बताया हुआ है कि स्टॉक मार्केट ब्रोकर में आपका जो ब्रोकरेज हाउस है वो कौन सा है। फिर जो बैंक जिनके थ्रू आप एप्लीकेशन दे सकते हैं उन्हें बैंकर टू द इशू कहते हैं, तो काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं, ऑलमोस्ट 10 बैंक्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फिर अंडर राइटर टू द इशू जो हैं, वो 2 अंडर राइटर भी यहाँ पे मेंशन है। अंडर राइटर जो है उसका मकसद ये होता है कि अगर पब्लिक शेयर्स नहीं लेगी तो फिर ये एक किस्म का, ये अंडर राइटर जो हैं वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि फिर वो शेयर्स हम ले लेंगे। तो इस तरह से कंपनी की जो शेयर्स हैं वो सिक्योर हो जाते हैं कि वो लाजमी शेयर, उनका शेयर इशू हो जाएगा। और फिर हम अगर लास्ट एरिया पे चलते हैं इसमें, तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवाई जा सकती है। डेट ऑफ पब्लिकेशन दिसंबर 10 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट होती है, क्योंकि आप जब पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आल्सो, क्योंकि इस डेट की बेस पर आपको काफ़ी सारे डेज और सब कुछ कैलकुलेट करना होता है। तो आप प्रॉस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देखें जी ये एक वेबसाइट आरिफ हबीब जो उसके कंसल्टेंट हैं उनकी वेबसाइट दी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज की दी हुई है, CDC की दी हुई है, एंग्रो पॉलीमर की दी हुई है जो कंपनी इटसेल्फ है। फर्दर इंक्वायरीज कहाँ की जा सकती हैं, और इशू जो है वो प्रपोज टू बी लिस्टेड है ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यानी ये जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी होंगे। फिर हम आते हैं कुछ और चीज़ों पे, तो एक SC अंडरटेकिंग होती है जो बाय चीफ एग्जेक्टिव एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी होती है। तो ये इनके साइन यहाँ पर हुए हुए होते हैं, तो ये इन्होंने कंप्लाइंस पर होता है कि जी हमने सारी चीज़ें ट्रू बताई हैं और करेक्ट बताई हैं इस इंफॉर्मेशन में, बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज वगैरह। फिर जस्ट अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ जाएं, तो आप देखें कि अप्रूवल, consent, listing on the securities exchange, summary of prospectus, overview, history and prospect of company, share capital, related matter, preference share, पर्पज़ ऑफ द इशू, ये जो शेयर इशू किया जा रहा है कैसे किया जा रहा है, वैल्यूएशन कैसे की गई है चीज़ों की, रिस्क फैक्टर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट की डिटेल, लीगल प्रोसीडिंग, जो इशू पे कमीशन ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा होगा वो, मिसलिनियस को एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंपनी के मेन मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कैसे की जाएगी उसकी इंस्ट्रक्शन, प्रॉस्पेक्टस को किस किस ने साइन किया उन सबके सिग्नेचर्स होंगे, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर्म जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जिससे आपने अप्लाई करना होता है। दूसरी बात नोट करेंगे, 130 सफ़े का डॉक्यूमेंट है, तो ऑब्वियसली मैं सारे का सारा डॉक्यूमेंट आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकता। आप अपने तौर पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर भी ये डॉक्यूमेंट ना आपने ड्राफ्ट करना है, ना आपसे इसके कंटेंट्स जो हैं वो पूछे जाएंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं कि प्रॉस्पेक्टस कैसी होती है। सो अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म होता है वो आखिर में लगा हुआ, वो ऐसा 2 पेजेस का फॉर्म है, एक ही सफ़ा होता है जो आगे पीछे से पर होता है। तो इस पर अगर आप देखें तो पूरी डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, सारा आपकी एप्लीकेशन साइन वगैरह और कंप्लाइंस वगैरह, और फीस कैसे कैलकुलेट होगी, कितना अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी पूरी डिटेल्स मेंशन होती हैं। सो आई होप कि आपको प्रॉस्पेक्टस का एक अच्छा जनरल आइडिया मिल गया होगा आज के इस वीडियो से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।